हाय एवरीवन, मेरा नाम है अखिलेश और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है ऑप्शन गुरु पर। दोस्तों, मैं इस प्लेटफॉर्म पर आया हूँ कि जिन किताबों को मैं अक्सर पढ़ता हूँ या पढ़ रहा हूँ उनसे जो कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है वो सब मैं आपके साथ हर वीकेंड पे शेयर करता हूँ, जिससे आपकी थोड़ी मेंटल एक्सरसाइज हो जाए। तो हम अभी तक 2 बुक्स का रिव्यू कर चुके हैं। आज हमारी तीसरी बुक का रिव्यू होगा। इसकी समरी मैं बताऊँगा आपको। इसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके ऑथर है नेपोलियन हिल। दोस्तों, नेपोलियन हिल कहते हैं कि किस तरीके से आप सिर्फ सोच कर अमीर बन सकते हैं। तो उसके कुछ पॉइंट्स बताए हैं उन्होंने। पहला पॉइंट, डिज़ायर एंड पावर ऑफ थॉट। आपके थॉट में कितनी पावर होती है, जब वो डिज़ायर के साथ मिलती है तो आपको कैसे आपके गोल तक पहुंचाएगी। दोस्तों, थॉट वो पावरफुल चीज़ है आपके पास, जब उसे आप किसी पर्पस या परसिस्टेंस के साथ, एक बर्निंग डिज़ायर के साथ ऐड कर लेते हैं, वो आपका कन्वर्ट कर देता है आपके मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में, या आपका जो भी गोल है उसमें ट्रांसमिट करने के लिए काबिल होता है वो। तो एक स्टोरी बताते हैं ऑथर, कुछ स्टोरी बताते हैं एडविन सी बार्न्स के बारे में, जिन्होंने पावर ऑफ थॉट का ये तरीका खोजा कि कोई कैसे सिर्फ सोच कर अमीर बन सकता है। और ये कोई अचानक आया विचार नहीं था, ये विचार आया था द ग्रेट थॉमस अल्वा एडिसन के बिजनेस एसोसिएट की बर्निंग डिज़ायर के साथ। इस डिज़ायर की एक विशेषता थी कि ये होना ही था। वो एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। एक केयरफुली ऑब्जर्व करने वाली बात है कि कैसे उन्होंने अपने डिज़ायर को रियलिटी में चेंज किया। जब ये डिज़ायर उनके दिमाग में पलना शुरू हुआ था, उनके रास्ते में 2 कठिनाइयाँ खड़ी हुई। वो मिस्टर एडिसन को जानता तक नहीं था। दूसरा, उसके पास ऑरेंज न्यू जर्सी, जहाँ पे एडिसन का लैब था, वहाँ तक जाने के लिए उसके पास रेल का भाड़ा नहीं था। और दोस्तों, ये 2 रीजंस बहुत है किसी भी व्यक्ति को अपने डिज़ायर को क्विट करने के लिए, लेकिन उन्होंने क्विट नहीं किया क्योंकि ये कोई साधारण डिज़ायर नहीं था। वो अपने डिज़ायर को लेकर इतने डिटरमिन थे कि वो मालगाड़ी में बैठकर गेट पे लटक के न्यू जर्सी चले गए। वो मिस्टर एडिसन की लैबोरेटरी पहुंचे और वहाँ पर उन्हें ऑफर किया कि वो आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। बार्न्स और एडिसन की मीटिंग को कुछ साल बाद मिस्टर एडिसन ने एक स्टेटमेंट दिया। मिस्टर एडिसन कहते हैं कि वो मेरे सामने एक आवारा बेरोजगार लड़के की तरह खड़ा था, मुझसे जॉब लेने के लिए आया था, मुझे ऐसा लगा। लेकिन उसके एक्सप्रेशन से वो अपने इंप्रेशन को कन्वे कर चुका था कि वो जिस काम के लिए आया है वो उसे करके ही जाएगा। मैंने कुछ साल उसके साथ काम किया और वहाँ उससे सीखा कि अगर कोई इंसान अपने डिज़ायर को इतनी शिद्दत से पूरा करना चाहता है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी, भविष्य इसके लिए अपने दांव पर लगा दे, तो निश्चित ही उसे पूरा करके मानेगा। क्योंकि मैंने देखा कि उसने अपना माइंड मेकअप कर लिया था। वो तब तक खड़ा रहा जब तक उसे सक्सेस नहीं मिली, और उसने साबित किया सही। एडिसन बार्न्स से इम्प्रेस थे। उसने उन्हें अपना स्वीपर का जॉब दिया क्योंकि उनके पास कोई उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उस वक्त जॉब नहीं थी। बार्न्स निराश नहीं हुए। उन्होंने 2 साल तक एडिसन के लैब में एज अ स्वीपर काम किया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि एडिसन उनके लिए वंडर्स कर सकते हैं। उसने वहाँ करीब 2 साल स्वीपर जॉब करने के बाद वहाँ के वे ऑफ वर्क को एब्जॉर्ब करते रहे। एडिसन ने एक वॉइस रिकॉर्डिंग डिवाइस डिक्टाफोन का डिज़ाइन किया जिसका नाम एडीफोन था, और वो उसे सेल करना चाहते थे। हालांकि उनकी सेल्स टीम ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि वो बिकेगा ही नहीं। बार्न्स ने ये सब ऑब्जर्व किया और एडीफोन सेल करने का एक प्लान एडिसन के सामने रखा, और वो प्लान काम कर गया। उन्होंने काफ़ी एडीफोन्स बेचे और फाइनली एडिसन के बिजनेस पार्टनर बने, और एडिसन के साथ मिलकर उन्होंने अपनी कंपनी लॉन्च की जिसका नाम हुआ एडविन सी बार्न्स एंड ब्रदर्स। बार्न्स से हमें क्या सीखने को मिलता है? इवन दो एडिसन ने बार्न्स को पहला प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ सालों बाद उनका सपना पूरा हुआ। उन्होंने छोटी सी जॉब को भी एक्सेप्ट किया क्योंकि उसका बिलीव था यही उन्हें उनके लक्ष्य तक ले जाएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कुछ महीने जॉब करूंगा और अगर मुझे इंकरेजमेंट नहीं मिली मैं छोड़कर कोई और जॉब देखूंगा, बल्कि उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा, जो एडिसन बोलेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन यहाँ से जाने से पहले उनका एसोसिएट बनकर जाऊंगा, उनका एम्प्लॉय नहीं। दोस्तों, आपको गोल अचीव करना है, रास्ते में काफ़ी बैरियर्स मिलेंगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपने गोल तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे एक्शंस लेने पड़ेंगे, जो बार्न्स ने लिया, जो आपके ड्रीम को पूरा कर सके। अगर आपके पास बर्निंग डिज़ायर है दोस्तों, नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, इसी में एक स्टोरी है 3 फीट फ्रॉम गोल्ड की। वो व्यक्ति जो गोल्ड से 3 फीट दूर रहा। एक छोटी सी हार के बाद क्विट कर देना, ये सबसे कॉमन कारण है किसी भी फेलियर की जो आपकी आदत बन सकती है। हर व्यक्ति कभी ना कभी किसी ना किसी गलती पर गिल्टी फील करता ही है। तो एक व्यक्ति थे आर्यू डार्बी और उनके एक अंकल। उन्हें कभी गोल्ड माइनिंग का भूत चढ़ गया और वो फावड़े कुदाल लेकर चल पड़े माइनिंग करने के लिए। काफ़ी हार्डवर्क के बाद उन्हें एक चमकीला सा पत्थर दिखा एज अ रिवॉर्ड। अब उनको वो पूरा पत्थर निकालने के लिए एक बड़ी मशीनरी की जरूरत पड़ गई।
उन्होंने माइन को ढक दिया और वापस चल पड़े अपने घर मैरीलैंड में। अपने रिलेटिव्स और कुछ पड़ोसियों को इस बारे में बताया। उन सब से उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और चल पड़े एक मशीन लेकर वापस माइन की तरफ। पहला बड़ा ओर या पत्थर वहां से माइन करके वो एक स्मेल्टर में ले गए जहां पर पत्थर को मेटल से अलग किया जाता है। उसका यह रिटर्न बताता था कि कोलोराडो की रिचेस्ट माइन उनके हाथ लग चुकी है। थोड़े और पत्थर उन्हें सारे कर्जों से मुक्त कर देने वाली थी। उसके बाद का सारा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते थे। डार्बी और उनके अंकल की आशाएं बढ़ चुकी थी। तब कुछ ऐसा हुआ जिससे उन्हें निराश होना पड़ा। गोल्ड माइन वहां से गायब था। वहां से गोल्ड माइन के निशान मिट चुके थे। उन्होंने और ड्रिल किया, लगातार किया। फिर से वेन ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिल पाया। फाइनली उन्होंने क्विट कर दिया। उन्होंने वो मशीन एक जंकमैन कबाड़ी वाले को बेच दिया कुछ $100 में और वापस घर चले गए। कुछ कबाड़ी वाले डम होते होंगे, लेकिन ये वाला नहीं था। उसने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलवाकर कुछ कैलकुलेशंस कराई और माइन को दिखाया। इंजीनियर ने बताया कि उनका प्रोजेक्ट फेल हुआ क्योंकि उन्हें फॉल्ट माइंस के बारे में पता ही नहीं था। इंजीनियर ने बताया जहां डार्बी ने ड्रिलिंग छोड़ दी थी, माइन वहां से ठीक 3 फीट आगे मिलेगा। और वही हुआ, माइन 3 फीट आगे ही था। उस कबाड़ी वाले ने उस माइन से करोड़ों के पत्थर निकाले क्योंकि उसने गिव अप नहीं किया, और गिव अप करने से पहले उसने एक्सपर्ट एडवाइस ले ली थी। दोस्तों, आर्यू डार्बी जो एक यंग लड़का था, उसका सारा पैसा मशीनरी खरीदने में जा चुका था। जो उसे अपने रिलेटिव्स और नेबर्स से उधार लिया था क्योंकि उन्हें इस पर फेथ था। उसे थोड़ा समय लिया, लेकिन एक एक पाई चुका दिया। लंबे समय बाद मिस्टर डार्बी ने अपना लॉस रिकवर भी कर लिया था जब उसने डिस्कवर किया कि डिजायर को भी गोल्ड में बदला जा सकता है। यह खोज उसे लाइफ इंश्योरेंस सेलिंग के व्यापार में पता चला। उसे याद था कि उसने एक फॉर्च्यून मिस कर दिया क्योंकि वो सोने से सिर्फ 3 फीट दूर था और वो वहां रुक गया। डार्बी ने उस एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी, हिम्मत नहीं हारनी। जब लोग उसका इंश्योरेंस खरीदने से मना कर देते थे, वो फिर भी गिव अप नहीं करता था क्योंकि वो उसे भुगत चुका था गिव अप करना कितनी बड़ी चीज होती है। डार्बी उनको चंद लोगों में से था जो एनुअली करोड़ों के इंश्योरेंस बेच देता था। मुश्किलों के आगे डटे रहने की सीख उसे मिली थी गोल्ड माइन क्विट करने के बाद। जब किसी की लाइफ में सक्सेस आती है दोस्तों, उसकी लाइफ में निश्चित ही छोटी मोटी हार या बड़े फेलियर्स आते ही हैं। जब कोई इंसान हारता है, सबसे आसान और लॉजिकल निर्णय यही होता है कि वो क्विट कर दे, और यही काम ज़्यादातर लोग करते भी है। दोस्तों, बर्निंग डिजायर की एक और स्टोरी है उस बुक में, जिसमें ऑथर बताते हैं कि एक बार शिकागो में अक्टूबर 1871 में एक भयंकर आग लगी। वहाँ के मार्केट धू करके जल रहे थे। कुछ व्यापारी सड़कों पर खड़े अपनी स्टोर्स को जलते हुए देख रहे थे। मिलकर निर्णय लेना था कि उसको इन सबको दोबारा खड़ा करें या शिकागो छोड़कर किसी और प्रॉमिसिंग स्टेट में अपना व्यापार शुरू करें। उन सब ने एक निर्णय लिया शिकागो छोड़ने का, लेकिन सिवाय एक व्यापारी था वहाँ उसने रुकने का डिसीजन लिया। अपनी दुकान की तरफ फिंगर पॉइंट करते हुए कहा, जेंटलमैन, उसी जगह पर मैं वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा। फर्क नहीं पड़ता वो कितनी भी बार जल जाए। आज से 150 साल पहले वो स्टोर बना, वो आज भी वही है, एक मॉन्यूमेंट की तरह, जिसको लोग जानते हैं बर्निंग डिजायर के नाम से। उस व्यापारी का नाम था मार्शल फील्ड। उनके लिए आसान रहता बाकी मर्चेंट्स के साथ कहीं रिलोकेट कर देना। यही फर्क है उसमें, जो सक्सेसफुल होते हैं और जो फेल होते हैं। हर इंसान के मन में इच्छा होती है रिच बनने की, अमीर बनने की, लेकिन सिर्फ इच्छा रखने से ही बड़ा नहीं बना जा सकता दोस्त। इच्छा रखो एक स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो आपका ऑब्सेशन बन जाए। उसके हिसाब से प्लान करो और प्लान को बैक करो परसिस्टेंस के साथ, जहां आप हारो नहीं। दोस्तों, ऑथर कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताते हैं जिससे आप अपने रिच बनने के डिजायर को प्रैक्टिकली अचीव कर सकते हैं। पहला पॉइंट, अपने माइंड में एक एग्जैक्ट अमाउंट फिक्स कर लीजिए जितना आप चाहते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल रीजन है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सपोज आपको 50 लाख रुपए चाहिए, इसका एक प्रैक्टिकल अमाउंट है। और प्रैक्टिकल टाइम क्या होना चाहिए? इसका प्रैक्टिकल टाइम होना चाहिए ऑलमोस्ट 10 साल, एज पर योर जॉब, डिपेंड्स ऑन योर जॉब। आपको 50 लाख अमाउंट चाहिए 10 साल के इंटरवल में, और आप यहाँ डिटरमाइन करें कि आप उस पैसों के बदले नेचर को क्या देंगे, आप क्या सेक्रीफाइस करने वाले हैं। समथिंग फॉर नथिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आप एक सेल्समैन हैं, आप एक ऑफिसर हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्या 10 साल में आप 10 लाख बना पाएंगे आप उस बिजनेस से? और क्या प्लान है आपका? एक डेफिनेट डेट फिक्स करें कि ये पैसा आपको कब तक मिल सकता है। सपोज 1 जनवरी 2033, मुझे 11 साल बाद 10 लाख रुपए मिलने हैं। इसके लिए 10 साल का मुझे प्लान बनाना पड़ेगा, चाहे मैं अभी वो एक्टिवेट करूं या नहीं करूं, पर मुझे डेली उस पर सोचना है, उसके बारे में सोचना है, उसमें आइडियाज़ लगाने हैं, लिखने हैं आइडियाज़ को। एक क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट उस अमाउंट का जिसका डिज़ायर आपने किया, उसे प्राप्त करने की टाइम लिमिट, उसके बदले आप क्या सेक्रीफाइस करेंगे, और अपना प्लान डिस्क्राइब करें जिसके जरिए आप ये अचीव करेंगे। अपने डिज़ायर को रियलिटी में बदलने का एक डेफिनेट प्लान बनाइए, चाहे आप उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी भी हो या नहीं।
अब जो आपका रिटन स्टेटमेंट है डेली उसे 2 बार जोर से पढ़ें, रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद। और जब आप यह पढ़ने लगेंगे आप ये विश्वास रखें कि ये सब आपको मिल चुका है, उसके पास इतना पैसा आ चुका है और आप इस प्लान को सक्सेसफुल बना चुके हैं। दोस्तों आपके माइंड में यह आएगा कि आप ये पॉसिबल कैसे है जब मेरे पास वो अमाउंट है ही नहीं, इसको कैसे इमेजिन करूं। दोस्तों यहीं पर बर्निंग डिज़ायर और फेथ काम आता है। जब आप अपने माइंड को डेली 2 बार बता रहे होंगे कि मैं ये कर चुका हूँ, मैं ये बिजनेस कर चुका हूँ, मैं ये अमाउंट मेरे हाथ में है, क्या आप सोचें कि ये नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं होगा। याद रहे कोलंबस जब एक अननोन वर्ल्ड के सपने देखकर निकले थे, अपनी लाइफ अपने अस्तित्व को रिस्क पर लेकर उन्होंने वो खोज लिया था। अगर आपकी कुछ अच्छा और बड़ा करने की इच्छा है और आप उसे बिलीव करते हो तो आगे बढ़ते रहना और आप उसमें अपना सब झोंक दो और उन पर ध्यान मत दो जो तुम्हारी छोटी मोटी हार पर खुश होते हैं। वो ये नहीं जानते हर फेलियर अपने साथ एक इक्विवेलेंट सक्सेस का बीज लेकर आता ही है। दोस्तों हेनरी फोर्ड एक गरीब और अनपढ़ टाइप के व्यक्ति थे। उन्होंने बिना घोड़े वाली गाड़ी का सपना देखा था, किसी अपॉर्चुनिटीज़ या फेवर का वेट नहीं किया। आज पूरी दुनिया उनके इस देखे सपने से अपना घर चला रही है, अपना फ़ायदा उठा रही है। उन्होंने अपने इस ड्रीम को इतने व्हील्स दिए, इतने पहिए दिए जितना दुनिया में किसी ने नहीं दिए होंगे आज तक, क्योंकि वो अपने ड्रीम्स को बैक करते रहे। दोस्तों 10,000 बार फेल होने के बाद भी थॉमस अल्वा एडिसन ने इलेक्ट्रिसिटी से जलने वाले लैंप से दुनिया को रोशनी देने का ख्वाब देखा। जब तक वो पूरा नहीं हुआ उसी पर काम करते रहे। अब नेक्स्ट चैप्टर में बात करते हैं ऑथर फेथ की। फेथ आपके माइंड का हेड केमिस्ट है। जब फेथ विचारों को के वाइब्रेशंस के साथ मिक्स किया जाता है दोस्तों, तो सबकॉन्शियस माइंड उस वाइब्रेशन को एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस से उसमें ट्रांसमिट कर देता है। इमोशन ऑफ फेथ, लव एंड सेक्स आर द मोस्ट पावरफुल ऑफ ऑल मेजर इमोशंस। फेथ इज द ओनली नोन एंटीडोट ऑफ फेलियर। फेथ ही आपके फेलियर का सबसे बड़ा दवाई है, इलाज है। दोस्तों कई लोग सोचते थे कि हेनरी फोर्ड एक एजुकेटेड इंसान नहीं थे। जो ऐसा सोचते थे वो हेनरी फोर्ड को नहीं जानते थे, एजुकेशन का मतलब समझते नहीं थे शायद। एजुकेशन डिराइव हुआ है एक लैटिन वर्ड एडुको से, जिसका मतलब है कुछ बनना, कुछ बनाना, डेवलप करना। या एक एजुकेटेड मैन जरूरी नहीं है उसके पास जनरल या स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो, वो या उसमें माहिर हो। एजुकेटेड मैन वो है जो अपने माइंड से वो प्राप्त कर ले जो चाहता है, या उसके पास कुछ बिना किसी के राइट्स को वायलेट किए। हेनरी फोर्ड इस परिभाषा में फिट बैठते थे। दोस्तों आज की कहानी इतनी ही, बाकी के चैप्टर्स हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे, उनकी समरीज बताएंगे। बुक काफ़ी बड़ी है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच, आपने पुराने वीडियोस को लाइक किया, अच्छे व्यूज़ दिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। और अगर आपको बुक खरीदनी है, कोई सी बुक खरीदनी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके बाय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।